हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 20th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के लिए लगभग हमको 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे बिकॉज ये इस चैप्टर का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आईयूपीएससी के बाद। हर साल अगर आप देखोगे नीट या जेई में तो आईयूपीएससी या फिर आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, हर ऑल्टरनेट ईयर में तो ऑलमोस्ट ये आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आता है और जेई के लिए तो फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऊपर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है, इसमें तो हर साल क्वेश्चन देखे जाते हैं कोई ना कोई सेट में। ना स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर 19 लेक्चर के एंड में आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड किया गया है, क्लास वर्क और एक होमवर्क। क्लास वर्क मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, होमवर्क आप लोगों को सॉल्व करना मैंने आंसर की साथ में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जो लेक्चर नंबर 19 था, आपको जो वर्कशीट दिया उसके ऊपर लिखा 15 to 19, मतलब लेक्चर नंबर 15 से लगा के 19 तक अपना CFT हुआ है, राइट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पूरा एक साथ में वर्कशीट बना है बिकॉज वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक पूरा टॉपिक था। आप लोग ओपन कर लो क्लास वर्क वाला वर्कशीट, होमवर्क वाला आपको खुद से करना है, आंसर की दिया हुआ है। ठीक है, चलो क्लास वर्क वाला वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन, Cn is a strong field ligand. This is due to the fact, मैंने आपको बताया था Cn माइनस के केस में it is a pseudo halide and CO के केस में there is a presence of pi bond. So ऑप्शन क्या आएगा? B. Next question, the crystal field stabilization energy that is CFSE is highest for, सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? ठीक है, अभी यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक जो इसको सॉल्व करेंगे और एक जो दिमाग लगाएंगे। सर दिमाग लगाने वाला चीज बताओ। एकदम सिंपल है, अगर मुझे बताओ, अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, अगर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और अगर आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा है बच्चों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो डेफिनेटली बेटा आपको डिसाइड करने में हेल्प हो जाएगी कि आपका स्टेबलाइजेशन एनर्जी कौन सा होगा। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी में वो आपका आंसर राइट होगा बिकॉज बाकी सब में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, which of the following has minimum magnitude of delta O, that is crystal field splitting energy, right, stabilization energy किसका मिनिमम होगा? मिनिमम उसका ही होगा बेटा जो वीक फील्ड लिगैंड होगा। तो वीक फील्ड लिगैंड वाला पार्ट एक ही है इसमें, कौन सा? COCl6 3 माइनस, बराबर है। क्यों ऐसा? सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वाटर भी तो है सर, वाटर के लिए आपको याद है एक एक्सेप्शन था आर्बिट्रिक्स में, वॉक्सा को3, वॉक्सा वाटर है या फिर ऑक्सलेट रहेगा, अगर कोबाल्ट प्लस बी के साथ रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हेक्सा एक्वा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेक्सा एक्वा? 6 वाटर होंगे, मैंगनीज दिया है कि मैंगनेट दिया है? मैंगनीज दिया है, रोमन नंबर 2 दिया है, वाटर तो न्यूट्रल ही है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, +2। बाद में हेक्सा साइनाइड और मैंगनेट, मतलब 6 साइनाइड होंगे, बराबर है, और रोमन नंबर कितना है? 2 है, तो 2 है तो इधर -4 आ जाएगा। क्यों? एक्स मेथड से सॉल्व करके चेक करो। यहाँ पे Mn की बात करूँ तो Mn बेटा +2 है, +2 है मतलब 3d5 है, 3d5 है मतलब वीक फील्ड लिगैंड के केस में क्या होगा? T2G111, Eg क्या रहेगा? 1,1। इसका अगर मैं बात करूँ Mn +2 है, Mn +2 3d5 है, बट ये कौन सा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में पेयरिंग हो जाएगी, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे 111, Eg में क्या आएगा? 0,0। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा देखो, क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईजी सेट ऑफ द ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, इधर कितने हैं? 0 है, सो 2,0 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है, both the complexes of nickel NiH2O 6 times 2 plus is due to the presence of strong and NiCN4 minus have Ni2 plus 3d8 electronic configuration, but NiH2O6 का ग्रीन कलर है जबकि NiCN4 का कलरलेस है। ऐसा क्यों? NiCN4 कलरलेस होने का कारण है बेटा इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, बराबर, इट्स अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो 3d8 होगा, तो 3d8 होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? DYZ2 DXZ2, बराबर है, फिर DZ2 DXY2, बराबर है। भले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे है DX2 -Y2, बट मैंने आपको बताया था इधर इसी जगह पे कि ये जो Δ1 का गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है ना, ये Δ1 का गैप बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जंप करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। नो डाउट कि हम लोग एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं बट वो विजिबल रीजन में नहीं आएगा, मतलब हम हमारी आंखों से उसको देख नहीं पाएंगे।
तो इसका बेस्ट ऑप्शन आएगा बी। देखो जरा, इन केस ऑफ NiCN4 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स अप इन द 3d ऑर्बिटल एंड टू अनपेयर these to unpair and excite these electrons large amount of energy is required which is not available in visible region and hence the complex appears क्या colorless. This is very important, नोटबुक में इसका एक नोट भी लिख लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, आपको पता होगा सबसे ज्यादा डेल्टा एसपी होता है, डेल्टा एसपी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। क्यों, इससे ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड है और यहाँ पे 4 ही लिगेंड है, तो बेसिकली इसका जो है वो 2/3 से कम हो जाएगा। क्यों, 4/6 करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 2/3 आएगा ना, तो इसका आंसर बेस्ट है। देयर आर ओनली 4 लिगेंड इंस्टेड ऑफ 6, सो द लिगेंड फील्ड इज ओनली 2/3 द साइज, हेंस डेल्टा टी इज 2/3 ऑफ द साइज। बराबर है। The direction of the orbital does not coincide, z axis के along कोई नहीं आता था, याद है, with the direction of the ligand this reduces the crystal field stabilization energy by 2/3। इसका मतलब इसका बोथ आंसर आएगा, both A and B are correct, that is option C। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं in aqueous solution of Cr2+ is a stronger reducing agent than Fe2+। Cr2+ जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, क्यों, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा बोला है। क्यों दे सकता है, बिकॉज Cr2+ एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद Cr+ से होगा। डीएनए ब्लॉक में भी आपने ये डाउट पूछा था कि सर क्रोमियम का +1 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, उसका रीजन मैंने यहाँ पे बता दिया। वापस देखो, क्रोमियम जो है 3d5 4s1 होता है, 3d5 4s1। तो जब ये 3d5 4s1 होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इधर एक 0 आ जाएगा और इधर कितना आएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो जब इसका स्प्लिटिंग देखूंगा मैं T2G एंड Eg में, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। समझो यहाँ पे भी आ सकता है, नीचे पेयर भी हो सकता है, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर एक ऐसा ऑप्शन होगा, बराबर है, या फिर ऐसा होगा, बराबर। तो स्टूडेंट इन बोथ द केसेस क्या है मुझे बताओ, ये हाफ फील्ड है, यहाँ पे बेटा ये हाफ फील्ड नहीं है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल भी होगा बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद समझो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्रोमियम +2 से +3 में जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, सो दिस इज हाईली स्टेबल। या फिर अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल। तो इस वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करता है, लूज कर देता है। और क्रोमियम मेजरली केसेस में बेटा +3 में ही एग्जिस्ट करता है। उसका रीजन क्या है, T2G will be half filled and it will be highly stable. So this is because option B read करो, Cr+3 ion with D3 configuration has favorable crystal field stabilization energy। इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्यों, 0.4 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा O इंटू 3 हो जाएगा, वरना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन होता तो वो कैंसिल हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन Cl- बिकॉज ये तो मैंने बता दिया, इट हैज pi बॉन्ड। नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ हाई स्पिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन। हाई स्पिन D6 की बात कर रहे हैं, राइट, और ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है। तो अगर हाई स्पिन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और लो स्पिन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है ना। D6 की बात हो रही है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। और अगर लो स्पिन है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि वैल्यूज बताओ, बराबर है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.4 डेल्टा O इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा O, बराबर, प्लस पेयरिंग बेटा वीक फील्ड लिगैंड के केस में तो पेयरिंग होती ही नहीं है, राइट, बराबर है। अब अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे बताओ कितना आएगा, -0.4 इंटू 6 डेल्टा O प्लस 0 प्लस 2p, बराबर। बट p के ऑप्शंस में नहीं दिए है तो p वाला टर्म इग्नोर कर लो यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, -2.4 डेल्टा O और ये 1.2 और ये 2, देखो 2 है ना, ये 1.2 और ये 2, तो कितना हो गया, 1.2 और 2 कितना हो जाएगा, 0.8 आएगा। सर ये 1.2 और ये 2 है ना, गड़बड़ किए क्या अपन ने, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नहीं लिखे, 4 5 6 7 हो गया ना, इसमें एक गलती हमने, यहाँ पे ऐसा आएगा, बराबर है। क्यों ऐसा, 5 ही इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे भी गड़बड़ की, फिर तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो नेक्स्ट वाला किधर आएगा, इधर आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.4 इंटू 4, माई मिस्टेक, 0.4 इंटू 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये कितने 2 है, बराबर है।
ये 1.6 और ये 1.2, 1.6 में से 1.2 क्या है 0.4, तो 0.4 डेल्टा ओ। तो इसका आंसर क्या आएगा, ढूंढो कोई है क्या, हाँ 0.4 एंड माइनस 2.4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, द क्रिस्टल बिट स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इज CFSE and the spin only magnetic moment of K3FeCN6। तो K3FeCN6 में Fe कौन से स्टेट में है, +3 में है, तो +3 में है तो बेटा 3D क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बिकॉज 3d6 4s2 तो उसका नॉर्मल होता है 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो पेयरिंग हो जाएगी, और अगर पेयरिंग होगी तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा पहले वो बताओ। इसका हाइब्रिडेशन होगा DsP D2sp3, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल है ना। तो स्टूडेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका रूट कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, रूट 3 वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, और आप CFSE भी निकाल सकते हो, T2G वाला इसी फॉर्मूला से CFSE भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट 11 का आंसर तो बेटा बी है, सबको पता है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग होती है वो कितनी होती है बेटा, इट इज 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ। ठीक है, आगे माइनस साइन डाल दिया बिकॉज वो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, which of the following is a false tetrahedral complex। tetrahedral complex कभी लो स्पिन हो सकता है क्या, नहीं, वो क्या होगा हाई स्पिन। क्यों, क्योंकि बेटा tetrahedral complex कब बनता है, d ऑर्बिटल का एक भी यूज नहीं किया है, s का होगा एंड p के 3, s और p के 3, तो यहाँ तो कुछ पेयरिंग ही नहीं हो रही है, तो ये लो स्पिन कैसे हो सकता है, ये तो हाई स्पिन होगा। नेक्स्ट, which of the following statement is correct, CuNH3 2+ is a colorless ion। रॉन्ग है बेटा, ये एक्चुअली आगे के लेक्चर में आएगा, बट फिलहाल अभी मैं बता देता हूँ। कॉपर इसमें +2 है, +2 मतलब 3d9, मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर होगा। Zn2+ इज अ ब्लू कलर, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि Zn2+ मतलब 3d10, इसके पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी गलत है। NiCN4 आज ही सीखा था, इट इज स्क्वायर प्लेनर होता है, उसने बोला टेट्राहेड्रल शेप है, नहीं हो सकता। और ये तो मैं आपको बोलूंगा याद ही कर लेना बेटा, निकल DMG कॉम्प्लेक्स, ये जो निकल DMG कॉम्प्लेक्स होता है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आएगा, इसके ऊपर मैं सिर्फ कम से कम खाली निकल DMG कॉम्प्लेक्स इसके स्ट्रक्चर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कम से कम 15 से 20 मिनट बात करूंगा लास्ट लेक्चर में बेटा, जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सो ये फिलहाल याद रखो, इट इज अ डैश इन कलर, रेड इन कलर, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट इज रेड इन कलर, याद रखना, आगे मैं बताऊंगा कैसे इसका रेड कलर है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर गिवन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें बहुत सारे थे, नेचर ऑफ द लिगैंड था, नेचर ऑफ द मेटल था, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल था। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं तो कौन रहेगा आयरलैंड, ये देखो मैंने आपको बोला था ना 3D से ज्यादा 4D का होता है, 30 to 50% इंक्रीज होता है, इधर से इधर आओगे 30 to 50% बढ़ेगा, इधर से इधर आओगे वापस 30 to 50% बढ़ेगा, तो बेस्ट ऑप्शन क्या आंसर होगा, कौन रहेगा आयरलैंड। इरिडियम का सबसे ज्यादा, रोडियम का उससे थोड़ा कम और कोबाल्ट का सबसे कम होगा। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लास वर्क वर्कशीट था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है होमवर्क शीट में भी दिए हैं, ठीक है, आप लोग उसको भी सॉल्व करिए। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 15 to 19 का होमवर्क डिस्कशन, क्लास वर्क डिस्कशन। 15 to 19 में मैंने अलग से कोई पीडीएफ नहीं दिया था, 15 to 19 का एक कंबाइंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया था। अभी आज के लेक्चर में 20th लेक्चर में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, लेक्चर के एंड में आपको एक पीडीएफ नहीं मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर के एंड में मिलेगा, क्योंकि हमने आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आप एक बार इसको क्लीन करता हूँ, आप फोटो चाहते लेना ले सकते हो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। Okay students, so let's start with a very important part, isomerism. Now students, coordination compound में भी isomerism वाला पार्ट आता है and it is much more related to isomerism in organic compounds. Organic compounds में जब आप GOC पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो अगर आप चाहो तो मेरे YouTube चैनल से भी देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डाला हुआ है, पूरे 24 लेक्चर्स सिर्फ IUPAC के ऊपर है। दूसरा आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे भी 30 मतलब लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली तो 15 आवर्स होता है, तो वहाँ पे भी वो वाला पार्ट अपने को सीखने को मिलता है। आइसोमेरिज्म जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, इट इज मच मोर रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी आप कहाँ पे पढ़ते हो, आइसोमेरिज्म में पढ़ते हो। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है वो डिफरेंट है, ऑप्टिकल वाला जो पार्ट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। चलो
अगर मैं बात करूं आइसोमर्स की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर्स? हम लोग स्कूल सेक्शन से पढ़ता है बच्चों, आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम, बट ड्यू टू द डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ द एटम, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ना बोल के कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज व्हाट, आइसोमेरिज्म। सो इसको अगर सिंपल वर्ड में लिखना चाहूँ तो कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula and empirical formula but different connectivity of atoms or groups, ठीक है ना, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला but different connectivity of atoms or groups are called isomers, and this phenomenon is called isomerism. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो डेफिनेटली एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मैं बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स, जिसको आप लोग स्पेस या फिर 3D आइसोमर्स, आपने नाम सुना होगा स्टीरियो हेडसेट। स्टीरियो हेडसेट का मतलब क्या होता है बेटा, स्पेस, स्टीरियो मतलब स्पेस होता है, ठीक है ना, स्टीरियो आइसोमर्स। तो दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स, बराबर है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले के बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स, तो इट अराइजेस ड्यू टू ये किस वजह से होता है, अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, डिफरेंट कनेक्टिविटी, अलग अलग कनेक्टिविटी की वजह से ऐसा होता है, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, अलग अलग कनेक्टिविटी की वजह से होता है, ठीक है ना, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है ना। ये सबके ऊपर लेक्चर्स है, डोंट वरी। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स हैं। अगर हम लोग सबसे पहले की बात करें तो आता है हमारे सिलेबस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इन सबके ऊपर डिस्कशन, सबके एग्जांपल्स डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आयोनाइजेशन आइसोमर्स इज अ टाइप ऑफ डैश स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। बहुत बार बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इसमें सबसे पहला टाइप है आयनाइजेशन आइसोमर्स, दूसरा है हाइड्रेट आइसोमर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये दो ट्राई करेंगे कवर करने के लिए, ठीक है ना। तीसरा आता है लिगैंड आइसोमर्स, लिगैंड आइसोमर्स। चौथा आता है लिंकेज आइसोमर्स। सबके ऊपर डिस्कशन है, डोंट वरी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो ये सबके बारे में हमको डिस्कशन करना है। इज इट क्लियर? सो टोटल हमारे पास कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, ठीक है ना, ये 6 है। इसके बाद आता है सेकेंड वाला पार्ट, स्टीरियो आइसोमर्स which are also known as 3D या फिर स्पेस आइसोमर्स।
ठीक है ना. इट arises due to different arrangement of atoms in space. Different arrangement of atoms in space. ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस. इस वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है. एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स. इसमें दो टाइप है. एक है ज्योमेट्रिकल एंड दूसरा है ऑप्टिकल. ठीक है ना. एक आता है बेटा ज्योमेट्रिकल, दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. और एक होता है बच्चों ऑप्टिकल. GIOI, इसको ऐसे याद रखते हैं लोग. ठीक है. तो स्टूडेंट बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने. ठीक है ना. अगर आप बात करो तो इंट्रोडक्शन की बात हो रही है. ऑर्गेनिक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं बेटा, राइट टाइम पे FM बजा CP में, दैट इज RT FM CP. इस तरीके से याद रखते हैं. रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स. ठीक है ना. ये आरपी ट्रिक भी है. अगर मेरे पास में चेन आइसोमर भी है और पोजीशन आइसोमर भी है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, चेन आइसोमर्स को. तो इसको ऐसे में याद रखता हूँ, राइट टाइम पे FM बजा CP में राइट, चुलबुल पांडे ने CP. तो ऐसे याद रख सकते हो. अगर मेरे पास फंक्शनल आइसोमर भी है और मेटामर भी है तो प्रायोरिटी किसको दूंगा, फंक्शनल आइसोमर्स की. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये तो ऑर्गेनिक की बात हो गई. हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 6 वाले टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो 1-2 लेक्चर्स के बाद आएगा. वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका रियलिटी क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में याद रखना बेटा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से ये होता है. अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक मॉडल दिखाऊं, एक सेकंड रुकिएगा. Now, if you look at this structure, ध्यान देना बच्चों, बराबर. अभी हम लोग अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें 3 कार्बन है, ये 4th कार्बन, करेक्ट, और ये 5th कार्बन है. ठीक है. मैं अभी हाइड्रोजन्स नहीं दिखा रहा हूं, बराबर. अभी देखो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन है. ठीक है. डब्ल्यू बन गया, दिख रहा होगा, जिगजैग बन गया. इस तरीके से जिगजैग बनता है, इसलिए हम लोग जिगजैग बनाते हैं बेटा. ठीक है. चलो, तो अभी मुझे बता इसमें चेन में कितने कार्बन है बेटा, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है. अगर मैं एक कार्बन को यहाँ पे, इसका नाम क्या होगा बताओ, पेंटेन, खाली पेंटेन, बराबर है. बट अगर मैं इस कार्बन को हटा के यहाँ पे जोड़ दूं, इस जगह पे जोड़ दूं, बराबर. अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूं बच्चों, तो अभी मुझे बताओ इसका नेम कैसे करोगे, बताओ. 1 2 3 4, ये तो मेन चेन हो गया. इसमें सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एक कार्बन मतलब मिथाइल. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल. क्या बोला सुना, 2 मिथाइल ब्यूटेन. तो जो पेंटेन था वो अभी किस में कन्वर्ट हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन. तो मैंने बताया ये जो है बेटा वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है. देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या था, सेम था. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने कुछ नया ऐड नहीं किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, अलग है. क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स. तो ये जो ग्रुप था पहले मिथाइल, वो यहाँ पे जुड़ा था, अभी इस जगह पे आ गया. तो डिफरेंट कनेक्टिविटी की वजह से स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं. बट अगर मैं बात करूं स्पेस आइसोमर्स या फिर 3D आइसोमर्स, इसके लिए बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड. ना स्टूडेंट देखो ये वाला स्ट्रक्चर, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बराबर. यहाँ पे मैंने एक समझो ग्रुप जोड़ दिया येलो, यहाँ पे मैंने ग्रीन जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने समझो एक डार्क ग्रीन जोड़ दिया, समझो ये डार्क ग्रीन. ठीक है. दोनों डिफरेंट है, मेरे पास अभी कलर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि मुझे दूसरा एक और बनाना है इसी का जैसा मॉडल. अभी ये देखो, अगर मैं इस वाले ग्रुप की बात करूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे ये व्हाइट है, बराबर। इसके ऊपर व्हाइट तो है ही है, इसके ऊपर एक लाइट ग्रीन जोड़ दिया मैंने, ये लाइट ग्रीन है। यहाँ पे एक डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन जोड़ दिया, और एक येलो जोड़ दिया। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो। स्टीरियो आइसोमर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं, ठीक है, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन देखिए, डार्क है ये, लाइट है। अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं तो ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप क्या है, अलग अलग है। हाँ सर, बराबर है। तो बताओ, याद करो, कलर क्या है, येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, व्हाइट। अभी बताओ इसके ऊपर देखोगे तो क्या है, बताओ। येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, व्हाइट। सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। आपको क्या लगता है ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है? सर सेम है ना। लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट बच्चों। ध्यान से सुनो, ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स क्या है बच्चों, डिफरेंट है। सर डिफरेंट कैसे, दोनों सेम ही तो है। आपको मैं एक सिंपल सी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये दोनों कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के बेटा मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज है। ये देखो कैसे मिरर इमेज है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आईने के सामने खड़ा रहूंगा तो मेरा ये वाला पार्ट दिखेगा जैसे सेम। तो अगर मैं इसके सामने अगर आईना रख दूं, आईना मिरर रख दूं यहाँ पे, तो आप बताओ डार्क ग्रीन के आगे डार्क ग्रीन दिखेगा, ये देखो। लाइट ग्रीन के आगे लाइट ग्रीन दिखेगा, हाँ सर। येलो के आगे चलो येलो दिखेगा, और जहां से मैंने होल्ड किया व्हाइट, पीछे भी व्हाइट रहेगा, हाँ सर। ये दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे के, दे आर डैश इमेज, मिरर इमेज है। बट ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। सर सेम कैसे नहीं, सेम ही तो है। आपको अगर बेटा मुझे बताया ये दोनों सेम होते ना, तो एक दूसरे के ऊपर रखने से, एक दूसरे के ऊपर रखने से मैच होते हैं। क्या एक दूसरे के ऊपर रखने से मैच हो रहे हैं? हाँ सर हो रहे हैं ना। ग्रीन 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 ग्रीन, क्या ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे कलर सिखा रहा हूँ, नॉनसेंस। पूरा मैच होना चाहिए। क्या लाइट ग्रीन से मैच हो रहा है? यस सर। डार्क ग्रीन से मैच हो रहा है? यस सर। क्या व्हाइट और येलो मैच हो रहे हैं? नहीं। और यहाँ पे येलो और व्हाइट आ रहा है, तो स्टूडेंट ये तो गड़बड़ हो गई। सर आपने अच्छे से होल्ड नहीं किया है, आप अच्छे से होल्ड करो, कैसा भी होल्ड करो बेटा। ये देखो, आप दो दो जगह पे गड़बड़ होगी होगी। ये देखो ग्रीन और व्हाइट आ गया। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। सो दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मिरर इमेज है, बट एक दूसरे के ऊपर रखने से मैच नहीं हो रहा है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। जो आपने आइसोमेरिज्म चैप्टर अगर आपका जीओसी हो चुका है तो वहां पढ़ा होगा, या फिर आपने एचडीए चैप्टर में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा इनैंशियोमर्स के बारे में, राइट। सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, राइट, बराबर है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। सर तो ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है? नहीं, दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी जो रियल है। एक समय की बात है बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म करके कंसेप्ट था ही नहीं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट बहुत ही नया है। एक समय की बात है जब वॉमिटिंग के लिए एक दवाई बनाई गई थी। सुनो बच्चों, ये रियल स्टोरी है आइसोमेरिज्म का। वॉमिटिंग के लिए एक दवाई बनाई गई थी, जिसमें क्या होता था, किसी को मोशन सिकनेस होता है, किसी को स्मेल की वजह से वॉमिट हो जाता है, ठीक है ना। कोई गाड़ी में बैठते हैं तो जाते हैं तो बेटा पहाड़ के तो घाट में जाते तो उसको वॉमिटिंग जैसा होता है, तो उसके लिए एक दवाई बनाई गई थी, ठीक है। उससे वॉमिटिंग रुकती है। उसमें कैसा हुआ कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको बेटा स्टार्टिंग के मंथ्स में वॉमिटिंग होता है, तो उन्होंने भी वो मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। बराबर है? ध्यान से सुनो, उन्होंने भी वो मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। तो जब 9 महीने के बाद उनको बेबीज हुए तो उनको बेबीज एबनॉर्मल पैदा हुए। सर कैसे थे वो बेबीज? वो बेबीज ऐसे थे बेटा कि उनका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट था ही नहीं। ये सीधा पाम जो था ना, पाम ये वाला पार्ट, ये सीधा इधर जुड़ा हुआ ऐसे। मछली के ऊपर कैसे होता है बेटा, ऐसे वैसे। सेम इन द केस ऑफ लेग्स ऑल्सो। तो ये तो एबनॉर्मल बेबीज हुए। तो मेडिकल साइंस में ये बहुत उथल पुथल हो गया कि ऐसे बच्चे कैसे पैदा हो गए। तो उनके ऊपर जब रिसर्च हुआ, उन प्रेग्नेंट लेडीज के जो बेबीज ऐसे हुए हैं उनको बेटा इंटरव्यू लिया गया और उनको पूछा गया कि ड्यूरिंग द नाइन्थ मंथ 9 महीने तक आपने कौन कौन सी दवाई ली, कौन कौन सी चीज आपने खाई, ठीक है। उनका जो डेटा आया इंटरव्यू के बाद, उसको कंपेयर किया नॉर्मल बेबीज वालों के साथ, मतलब जिनको नॉर्मल बेबीज हुए, बराबर है। एक लेडी है एक्स और एक लेडी है वाई। एक्स को ऐसा एबनॉर्मल बेबी हुआ, वाई को नॉर्मल बेबी हुआ। तो उन दोनों का जो इंटरव्यू का डेटा था कंपेयर किया गया, और जिनको जिनको एबनॉर्मल बेबीज हुआ उन सबका डेटा में एक चीज कॉमन पाई गई, वो वॉमिटिंग वाली दवा। और जिनको जिनको एबनॉर्मल बेबीज हुआ था उनमें वॉमिटिंग वाला दवाई पाया गया, और जिनको जिनको नॉर्मल बेबीज हुआ, नॉर्मल बेबीज, उन्होंने वो दवाई नहीं ली थी।
तो रिसर्च भी शुरू हुआ उसके ऊपर कि इस दवाई की वजह से ऐसा क्या हो गया, इस दवाई की वजह से, वॉमिटिंग की दवाई की वजह से बेबीज ऐसे कैसे पैदा हो गए। तो स्टूडेंट्स रिसर्च के बाद पता चला कि उस मेडिसिन के अंदर ये वाला केमिकल, ऐसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये वाला केमिकल जो था वो वॉमिटिंग रोक रहा था, बट इसका जो मिरर इमेज था, सुनो मेरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला केमिकल क्या कर रहा था, वॉमिटिंग रोक रहा था, बट इसका जो मिरर इमेज था वो फीटस के अंदर म्यूटेशन कर रहा था, इसका मिरर इमेज वाला ये कंपाउंड क्या कर रहा था, फीटस के अंदर म्यूटेशन कर रहा था, इस वजह से ऐसे नॉर्मल बेबीज नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स फिर बाद में वो जो मेडिसिन था वो बैन किया गया, किसके लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। क्यों, क्योंकि फीटस तो बेटा उसी में होगा। तो बैन करने के बाद फिर बेटा वो नॉर्मल वो मेडिसिन आज भी चल रहा है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स ये दोनों कंपाउंड्स की, तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, डिफरेंट है कि सेम है, नाउ डिफरेंट है। अभी मुझे बताओ, इतना बड़ा हादसा हो गया और आप बोलोगे दोनों कंपाउंड सेम है, ये तो गलत बात है ना बेटा। तो ये कंपाउंड क्या है बेटा, डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊं, क्या इसके ऊपर मैच हो रहा है एग्जैक्टली exactly? हाँ सर देखो ना, ग्रीन ग्रीन और येलो येलो मैच हो रहा है, बट बाकी कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको एक जादू दिखाऊं, हाँ सर जादू दिखाऊं, ये दोनों कंपाउंड्स में मैच करवा सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक काम करके। देखो मैंने इसको कुछ नहीं किया, ये मेरे हाथ पे ही है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कोई वीडियो पॉज नहीं किया मैंने, कुछ ट्रिक नहीं है, ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई भी दो आइटम्स को, कोई भी दो आइटम्स को, इसको कुछ मत करो, कोई भी दो आइटम्स को इंटरचेंज कर दो, दो आइटम्स को इंटरचेंज करो। देखो ये येलो यहाँ पे था, मैंने इसको उठा के यहाँ पे लाया, हाँ सर बराबर, और ये व्हाइट उठा के यहाँ पे डाल दिया। कोई भी दो आइटम्स को इंटरचेंज करो एक ही बार, ऐसा बार बार मत करो, ऐसा एक ही बार किया। अभी जादू दिखाओ, ये दोनों कंपाउंड अभी सेम है, बताओ कैसे, ध्यान से देखना। अगर आप इनको मैच कराओगे तो देखो मैच हो रहे हैं, ये देखो, लाइट ग्रीन के आगे लाइट ग्रीन, येलो पे येलो, ग्रीन पे ग्रीन, डार्क ग्रीन और व्हाइट पे व्हाइट, हो गया मैच। सिंपल है ना। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कंपाउंड अभी सेम है, पहले सेम नहीं थे। तो मुझे एक बात बताओ, दिखने में तो डिक्टो पूरे सेम है, बट इनका एक्चुअल में क्या पता है, स्पेस में अरेंजमेंट अलग है। ये येलो और व्हाइट का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट कर दो तो दोनों कंपाउंड्स अलग हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं इनका स्पेस में, स्पेस मतलब ये स्पेस ही है ना बेटा, स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर दो, ये दोनों कंपाउंड्स वापस से डिफरेंट हो जाएंगे। ये देखो, ये देखो वापस से डिफरेंट हो गए। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जो एटम्स के स्पेस में अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं स्टीरियो या फिर 3D या फिर स्पेस आइसोमर। सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेरिज्म, जो मैं जीओसी चैप्टर में भी देता हूं, बट यहाँ पे हम लोग को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो किस वजह से आता है, कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स, और वहां पे स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, इस वजह से स्टीरियो और 3D और स्पेस आइसोमर्स आता है। इज इट क्लियर, सबको समझा बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये था इसका सिंपल इंट्रोडक्शन, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का जो फर्स्ट है वो है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग 5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नाम से ही पता चल रहा है क्या, आयंस अलग अलग आने चाहिए। सो इसका जो कॉमन डेफिनेशन है वो क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट they give different ions in aqueous state. In which state? Aqueous state are called ionization isomers. Ionization isomers. ऐसे वाले आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स, बराबर है। अगर मैं इसका एग्जांपल के तौर पे डिस्कशन करूं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, Cu या फिर क्रोमियम ले लेते हैं, Cu NH3 5 टाइम्स BrSO4, बराबर है।
अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। जस्ट इमेजिन करो, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्रोमियम NH3 Br SO4, इस तरीके से। ये तो खाली मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। ये कौन सा फॉर्मूला बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस तरीके से सपोज एक कंपाउंड हो सकता है। दूसरा इसी का बेटा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, NH3 5 टाइम्स SO4 Br। बराबर है? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस एक है। पहली बात तो सिमिलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। बट अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, तो ये यहां से ब्रेक होगा, आयनाइजेशन स्फीयर से ब्रेक होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्रोमियम NH3 5 टाइम्स Br, यहाँ पे +2 आएगा, प्लस क्या आएगा बच्चों? SO4 -2। तो उसने आयंस के केस में ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया और एक SO4 -2 का आयन दिया। बट अगर मैं इसकी बात करूं, इसको जब पानी में डाला जाता है, जैसे इसको पानी में डाला जाएगा तो क्या बनाएगा? ये Cr बनाएगा, NH3 5 टाइम्स बना रहा है, SO4 बना रहा है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे Br -1। इसी तरीके से होगा बेटा। So can we say that these two compounds gives different ions in aqueous state? ये कौन से स्टेट की बात हो रही है? aqueous state ना, पानी में बेटा। ये दोनों भी aqueous state में इनके जो ions है, molecular formula same है, but aqueous state में they give different ions. So therefore they are known as ionization isomers. They are known as ionization isomers. So अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको A और इसको लिखूँ B, since A and B they have same molecular formula but gives different ions in which state? Aqueous state. Therefore A and B are ionization isomers. They are ionization isomers. एकदम सिंपल, समझ में आया बच्चों? अभी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि इन दोनों कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश हाउ विल यू डिस्टिंग्विश Cr NH3 5 times Br SO4 and Cr NH3 5 times SO4 Br। इन दोनों को अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है तो मैं कैसे करूंगा? एकदम सिंपल है बेटा, ध्यान देना एकदम अच्छे से। अगर मैं फर्स्ट वाले को, किसको? फर्स्ट वाले को मैं रिएक्ट करवाऊं एक्वस BaCl2 के साथ। एक्वस किसके साथ? BaCl2 के साथ, ठीक है ना? तो ये मुझे BaSO4 का PPT देगा, जो कि कौन से कलर का होगा? व्हाइट PPT। कौन सा PPT देगा? व्हाइट PPT, ठीक है ना? जबकि इसका इसके साथ कोई PPT नहीं बनेगा। किसका वाले का बेटा? सेकेंड वाले का। नो PPT विद द सेकेंड वन। ये व्हाइट कलर का BaSO4 का PPT देगा। जबकि अगर मैं सेकेंड वाले को रिएक्ट करवाऊं, ठीक है ना, सेकेंड वाले को अगर मैं रिएक्ट करवाऊं एक्वस AgNO3 के साथ, एक्वस AgNO3 के साथ, ठीक है, तो ये मुझे AgBr का येलो PPT देगा। AgCl बेटा व्हाइट होता है, ये कौन सा PPT देगा? पेल येलो PPT, येलो PPT। अगर ये का ये बेटा AgI होता है तो डार्क येलो होता है, ठीक है ना? तो येलो PPT आ रहा है इसका AgBr का, जबकि AgNO3 का इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो we can distinguish this and this with the help of BaCl2 और with the help of AgNO3। कैसे? BaCl2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और इसके साथ नहीं कर रहा है, तो इससे कंफर्म हो गया कि SO4 बाहर है और Br अंदर है।
ठीक है ना। AgNO3 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इससे पता चलेगा कि Br कहाँ है, बाहर है बेटा। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो ये एक एग्जांपल दिया, वापस से बोल दूं, ऐसे कंपाउंड जिनका बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिक्टो सेम है, बट जब उनको पानी में डाला जाता है तो अलग अलग आयंस दे रहे हैं, तो पानी में डाल के चेक करो, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना है हमको, हम तो ऐसे ही बेटा रिएक्शन बोर्ड पे लिख के, पेपर पे लिख के चेक करेंगे, ठीक है। एक और एक एग्जांपल और ऐसा देता हूं, देन वी विल वाइंड अप आयनाइजेशन आइसोमर्स। फोटो ले लो इसका। Okay, so let us go to the next one more example. Platinum NH3 4 times Cl2 Br2, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में, और +4 में प्लैटिनम जब होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। अमोनिया के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा वो तो आयनाइजेशन में पार्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसको बाहर मत लेके जाना। तो इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर बोलो, एक अगर मैं ऐसे बना दूं, प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स Cl2 इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा Br2 बाहर, एक ये हो सकता है। या फिर देखो टोटल 6 होना चाहिए अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसके साथ छेड़छाड़ मत करना। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स Br2 अंदर, Cl2 बाहर। तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी बना देता हूँ, चलो। प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स, यहाँ पे एक Cl एक Br, और बाहर एक Cl एक Br, इस तरीके से भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों है तो अनाइन ही ना बच्चों। अगर मैं इसको पानी में डालूं तो सब में प्रोडक्ट क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे वाटर, यहाँ पे भी वाटर, और यहाँ पे भी वाटर। इसको पानी में डालेंगे तो ये बनेगा प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स Cl2, यहाँ पे +2 आएगा, +2 टाइम्स Br माइनस। तो इसने ये आयंस दिए, इसको पानी में डालेंगे इन एक्वस स्टेट, इट विल गिव यू प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स Br2 2 +2 Cl माइनस। इसने और इसने आयंस अलग दिए, तो कैन वी से दैट A B आर डैश आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स। इसको पानी में डालो, प्लैटिनम अमोनिया बेटा 4, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अमोनिया को बाहर भेज के कोई मतलब नहीं है बेटा, वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसे बनाने के लिए तो बहुत सारे बना सकते हैं, मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे +2 +1 क्लोराइड आयन एंड 1 ब्रोमाइड आयन, ठीक है। तो इसमें आयंस क्या है बेटा, अलग अलग आए। सो सिंस A, B and C have same molecular formula but gives different ions in dash state, aqueous states. Therefore, A, B and C are ionization isomers. एकदम से। सो बच्चों बहुत ही स्लो सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, थोड़ा भी ज़्यादा स्पीड नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता दी मैंने। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग इधर ही वाइंड अप कर रहे हैं, अननेसेसरी फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाओगे। तो सिंपल है, लेक्चर नंबर 20 में हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है, इसके एंड में कोई वर्कशीट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स खत्म हो जाता है विद इन टाइम, क्योंकि सिखाते सिखाते कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ बेटा, और डिटेल्स में बताते जाता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म होता है तो उसके एंड में आपको पीडीएफ दे दूंगा, वरना फिर उसके बाद वाले लेक्चर 22 में मिलेगा। आज के लेक्चर में हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कैसे ये बनता है, इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया है।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आज के लेक्चर में आयोनाइजेशन आइसोमर्स सिखा दिया है। जो भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स है बेटा उनके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड्स में एक सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयोनाइजेशन आइसोमर्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिंकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कुछ भी है बेटा, टोटल 6 है, उसमें से आपको पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर वाला पार्ट में यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद हाइड्रेट आइसोमर्स, उसके बाद हम लोग लिगैंड है, पॉलीमराइजेशन है, लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू फिनिश विद सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।